तो हेलो गाइस, लोग कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहता है। देखो, धरती पे जितनी भी जो सारे जीव है, ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव, मतलब कि एक मिनट रुक जाओ, इसका हिंदी लिख देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं जैव वर्गीकरण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जैव वर्गीकरण। मतलब कि जो जितने भी धरती पर जीव है उनका जो क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग जैव वर्गीकरण कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हमने बताया था पिछले क्लास में आपको कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर हम लोग किसी भी जीव को सही से पहचानेंगे नहीं, उसके नाम को नहीं जानेंगे, उसका सही ग्रुप ना दिया जाए, तो हम लोग समझने में एक हद तक बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया ही था, शाकाहारी अलग होता है, ये मांसाहारी अलग होता है। अगर दोनों को अलग अलग ग्रुप नहीं दिया जाता तो आज हमें समझने में दिक्कतें आती। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो किंगडम होते हैं ना, किंगडम, हाँ, किंगडम जितने भी होते हैं उस किंगडम के अंदर अगर गौर से देखा जाए तो किंगडम नॉर्मली क्या होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और आपका हो गया फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये सारे जो होते हैं एक हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आपको ये जो कह रहा है, जो किंगडम होता है, किंगडम 5 किंगडम जो होता है उसमें एक होते हैं मोनेरा, सेकेंड आपका होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंजाई, फोर्थ होता है प्लांटी एंड लास्ट होता है आपका एनिमेलिया, ठीक है ना। तो ये सब होना हमारे लिए बहुत तक ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बताया था कि सब में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स था, जैसे कि सबसे पहले खोज हुआ था आपको प्लांटी एनिमेलिया का, फिर उसमें बहुत सारे ग्रुप को मतलब क्या किया गया ना, वहाँ प्लांट और एनिमल जो था उसको सेम कैरेक्टर को देखते हुए अलग अलग डिराइव कर दिया गया। मतलब उसमें जितने भी सेलवाल वाले जो जीव थे उसको प्लांट में रखा गया, जो सेलवाल नहीं था उसको एनिमल में रखा गया। बट ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आने वाले समय में क्या हुआ, एक हद तक वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव थे उसे भी इंक्लूड किया गया, और वो जो एक कोशिकीय जीव थे उसे एक अलग सेपरेट करने के लिए बाद में उसमें बहुत सारे हेटेरोट्रॉपिक और जीव भी थे, जिसको बाद में सेपरेट करने के लिए हमने एक ग्रुप लाया जिसका नाम था फंजाई। और फिर फंजाई में क्या हुआ, फंजाई भी क्रिएट करते करते आगे जाके इसमें बहुत सारे जो थे वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के जो डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो पाए, जिसके कारण हमने बाद में आगे जाके प्रोटिस्टा का खोज किया। फिर प्रोटिस्टा में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रह गए जो कि काफ़ी हद तक स्मॉल होते हैं, बैक्टीरिया मेंबर। तो बाद में एक बैक्टीरिया का सिंपल फैमिली, मतलब सिंपल ग्रुप बना जिसे हम लोग कहते हैं मोनेरांस, ठीक है, मोनेरियंस। अब लोग स्टार्ट करते एक लाइन से चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर में क्या कहता है समझते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हमें इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, फिर पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, फिर पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में, फिर पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वायरस, विरोइड्स एंड लाइकन्स के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अब देखो, NCERT कहता क्या है, इस चीज़ को अपने दिमाग बैठा लो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में NCERT ही आएगा, ओके। हाँ, क्या आएगा हमारे एग्ज़ाम में, NCERT ही आएगा, और कुछ तो आने वाला है नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not criteria that were scientific, but born out of a need and to use an organism for their own use, for food, shelter and clothing. Okay, and Aristotle was the earliest to the attempt a more scientific basic of classification. He used simple morphological character to classify into trees, herbs, shrubs, and he also divided animals into 2 groups which had RBC, red blood, and those did not. Okay, तो उसमें कहा क्या समझो, इसमें ये कहा, अगर देखा जाए तो बहुत शुरुआती सभ्यता में, तो जब दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों का खोज चल रहा था,
तो उस खोजकर्ता के दौरान, मतलब उस सभ्यता के दौरान, हमारे जो धरती पर बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव भी थे जिसको अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए नए नए तकनीकों को अपनाया जा रहा था। मगर वो सब आए, देखो जीवों को क्लासीफाई बहुत साल पहले से ही चल रहा है, लाखों करोड़ों साल पहले से। बट एक सही मायने में जिस जीव ने, मतलब जिसने क्लासिफिकेशन दिया था, वो हमारे एरिस्टोटल जी थे, ठीक है। ओके, बट उससे पहले इसमें ऑर्डरिंग बोल रहा है, उसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि इसमें धरती पर ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जहाँ पर साइंटिफिक चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है, मतलब जहाँ पर साइंटिफिक यूज़ नहीं करते। जैसे कि कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो अपने आप को एक सही मायने में बोलते हैं ना, उन्हें क्या ज़रूरत है, मतलब एक जीव जो होता है वो खुद को, उसके अंदर क्या ज़रूरी है, व्हाट काइंड ऑफ शेल्टर डू दे नीड, मतलब उसके शरीर में उसे कौन सा शेल्टर चाहिए, क्या खान पीन चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। मगर नॉर्मली देखा जाए तो जो पहले के ज़माने में जो जीव थे, हम उनको उनके शेल्टर, फूड और क्लॉथिंग के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते थे। मतलब पहले जीवों का ऐसा नहीं था कि पहले जीवों को क्या बोला था, नहीं, पहले बस हम लोग देखते थे जानवर खा रहा है, अगर मांस खा रहा है तो मांसाहारी है, शाक खा रहा है तो शाकाहारी है, दोनों खा रहा है सर्वाहारी है। और देखा जाए उसके शेल्टर, उसका शेल्टर कैसा है, अगर शेल्टर है तो कछुआ होगा, नहीं है तो शेर होगा, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल लिए जाते हैं। और उसके जानवर का मांस कैसा है, उससे किस टाइप का कपड़ा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पहले जीव को समझते थे। पहले जो जीव को क्लासिफिकेशन करने का जो नज़रिया था, वो था उसके फूड, शेल्टर और उसके क्लॉथिंग को देखते हुए, ठीक है ना। लेकिन ये सब बातें होगी अब, लेकिन ये सब तो क्लासिफिकेशन का गलत तरीका था। अब एक सही मायने में जो एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, वो दिया था हमारे एरिस्टोटल जी ने। एरिस्टोटल जी ने क्या किया था, एक क्लासिफिकेशन दिया था। क्या उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको शॉर्टकट में हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बाद में इसे जाके कैर्लोस लिनियस ने इसमें कुछ नया चीज़ भी ऐड किया था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखा जाए तो एरिस्टोटल जी ने आगे जाके कुछ दो पार्ट में बांटा था, एक प्लांटी, ओके, और एक एनिमेलिया। क्या कहा गया था, एनिमेलिया, ओके। अब ये है हमारा मेन टाइप। प्लांटी और एनिमेलिया में उससे अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। लेकिन इसमें हुआ क्या था, इसमें देखा गया जिसमें सेल वॉल होगा उसको प्लांट में रखा गया, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा उसे एनिमल में रख दिया गया, ठीक है। तो ये सारे बात है। मगर इसी में आगे जाके उसको एडवांस करने के दौरान हुआ क्या, देखो बताता हूँ। तो ये फर्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, सबसे पहले जो उसके बाहरी कैरेक्टर को देख के किसी भी जीव को दो पार्ट में किसने डाला था, एनिमल और प्लांट में, तो आपका आंसर जाएगा अरस्तु जी, यानी कि एरिस्टोटल जी, ठीक है। इस बात को तुम लोग एग्जैक्ट ध्यान रखोगे, क्योंकि एक हद तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन बाद में क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान क्या हुआ कि जो प्लांटे थे, प्लांट को भी आगे जाके कैटेगराइज किया गया तीन पार्ट में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ये किए थे हमारे थियोफेरेस्टस जी ने। किसने किया था, थियोफेरेस्टस जी ने। फिर बाद में क्या हुआ, एरिस्टोटल जी जो थे उन्होंने एनिमल को, एरिस्टोटल जी ठीक है ना, एरिस्टोटल जी थे, उन्होंने जाके एनिमल को आगे जाके दो पार्ट में बांटा। एक था इनाइमा, एक था एनाइमा। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा वो इनाइमा होगा, जिसमें आरबीसी एब्सेंट होगा वो एनाइमा होगा। ऐसा एरिस्टोटल जी ने कहा था। थियोफेरेस्टस ने आगे जाके प्लांट को तीन पार्ट में बांटा था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। इस बात को भी आगे तुम लोग ध्यान रखोगे, ये सारे एक हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट भी कर लेना, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखा जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय से आ रहा है, लेकिन सही मायने में जो क्लासिफिकेशन था वो बस एरिस्टोटल जी ने ही दिया था, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या बोल रहा है एनसीईआरटी के लाइन में, आगे बोल रहा है एनसीईआरटी के लाइन में कि
In Linnaeus times, a two-kingdom system of the classification with the Plantae and Animalia was developed that includes plant and animal respectively. This system did not distinguish between the eukaryotic and the prokaryotic, unicellular and the multicellular organisms, and the photosynthetic, that is green algae, and non-photosynthetic, that is fungi. Classification of an organism into the plant and animal was earlier done and was too easy to understand, but a large number of organisms did not fall it either category, and hence the two kingdom classification used for a long time that was found inadequate, and beside the morphological character, morphological and क्या बोल रहा है इसमें, हाँ morphology, a need was also felt for including other character like structure and nature of wall, the mode of nutrition and the habitat and the method of reproduction, evolutionary leadership, etc. Classification system for the living throughout plant and animal kingdom have been constant under all different system, and the understanding of what group organism be included and under this kingdom have been changing, and the number and the nature of the other kingdom have also been understood and differentiately by the different scientists over the time. ठीक है, तो इसमें क्या कहा समझा आपने, इसमें ये कहा गया है कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो नॉर्मली कैरस टेनियस ने दिया था अपने टाइम में, मगर उसमें ये नहीं बता पाया कि मतलब कि वो ये नहीं बता पाया है कि ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और तो और इसमें क्या क्या फ़र्क है। मतलब कि इन्होंने ये देख के डिवाइड नहीं किया था, इन्होंने बस ये देख के डिवाइड किया गया किसमें सेल वॉल है किसमें नहीं है, किसमें आरबीसी है किसमें आरबीसी नहीं है, तो ये देख क्लासिफिकेशन किया गया, जिसके कारण से बहुत सारे मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स ये सारी चीज़ रह गए। फोटोसिंथेसिस भी रह गया, नॉन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में आपका एल्गी रह गया, नॉन फोटोसिंथेसिस में फंजाई रह गया, जिस कारण से आगे जाके इसमें आगे लगातार खोज चलता रहा, और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या हुआ ना कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद जो हमने इनएडिक्वेट जो थे, मतलब कि नॉन लिविंग जो थे, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी को देखते हुए हमने आगे जाके कंटिन्यू एक बोले लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे, और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ये कभी रुका नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने डे बाय डे एक नई खोज करते रहे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने डे बाय डे हमेशा एक नया एक्सपेरिमेंट किया, खोजा और कभी हार नहीं माने, और जितनी भी अभी जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है, जो टू किलो क्लासिफिकेशन है, उसमें ये सारी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था। जैसे कि आपको हो गया ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हो गया, एंड इसमें सारे कैरेक्टर्स ये सेल लग स्ट्रक्चर और नेचर वॉल, मतलब नेचर ऑफ वॉल, मतलब कैसा वो सेल वॉल होगा, उसका मोड ऑफ प्रोटेक्शन कैसा, हैबिटेट कैसा होगा, ये सारे चीज़ को नेगलेक्ट किया गया था। बट डे बाय डे ये सारे चीज़ को इंक्लूड किया गया, और इस पूरे किंगडम को साथ में बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो अब एक नया किंगडम है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर आगे है, इसके अंदर देखो ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपका एक मिनट, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा कुछ कैरेक्टर्स है, फिर इसके नाम्स है, मोनेरंस है, प्रोटिस्टियंस है, फंजायंस है, प्लांटियंस है एंड एनिमेलियंस है। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें कहा गया है कि इसमें जो होता है मोनेरा को देखा है सेल टाइप में, देखा सेल टाइप, उसका सेल वॉल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ प्रोटेक्शन। सेल टाइप में कि मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स क्या है, सेल वॉल में क्या है, मतलब सेल कैसा बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर में है कि नहीं है, जेनेटिक मटेरियल। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको एक सेल का बना हुआ है या टिश्यू का बना हुआ है या ऑर्गन का बना हुआ है या ऑर्गन सिस्टम का, इसको देख के ओके। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो क्या क्या खाता है, कहाँ से अपना भोजन इनहेल करता है, ओके, इनटेक करता है। मतलब अब देखा जाए मोनेरा, देखो अगर एक लाइन से देखा जाए तो मोनेरा का जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है, उसके जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का बना होता है, और देखा जाए उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वो एब्सेंट होता है, और मोनेरा का जो सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर देखा जाए मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक
कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक एंड द सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना सके, कीमोसिंथेटिक मतलब कि ऑटोसिंथेटिक में 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब होता है वैसा प्रोसेस जहाँ पे प्लांट केमिकल का यूज़ करके फूड मतलब बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक वैसा प्रोसेस जहाँ पे सनलाइट को लेके प्लांट तक फूड बनाते हैं। ओके। एंड हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक जो होता है वैसा जीव जो खाने के लिए डिपेंड रहता है। ये जो मोनेरंस है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और खाने के लिए डिपेंड भी रह सकते हैं। लाइक सेप्रोफाइटिक मतलब उसके लिए सड़े गले प्लांट पे भी डिपेंड रह सकते हैं, और पैरासाइटिक मतलब बीमारी भी फैला सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? देखो प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप होता है वो होता है यूकैरियोटिक, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, और देखा जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वो भी होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए उसमें सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो वो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। मतलब कि वो ऑटोट्रॉपिक होता है और फोटोसिंथेटिक कर सकता है, और हेट्रोट्रॉपिक होता है तो खाना के लिए डिपेंड भी रह सकता है। फिर फंजाई। फंजाई का जो सेल टाइप होता है वो होता है यूकैरियोटिक, सेल वॉल जो होता है उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, काइटिन होता है, काइटिन का बना होता है सेल वॉल उसका, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है फंजाई का वो मल्टी सेलुलर यानी कि लूज टिश्यू का बना होता है, ठीक है। फिर अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फंजाई जो होता है वो दोनों का बीच का है, तो वो मोस्टली खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है। वो सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है, ठीक है। अब प्लांटी जो है, प्लांटी में देखा जाए प्लांट का सेल वॉल, तो प्लांट तो कॉमन सेल टाइप यूकैरियोटिक होगा ना, और उसका प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और उसमें उसका जो बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है वो टिश्यू लेवल होता है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया हमारा। ओके, ये सब हमारा डन हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं एनिमेलिया जो है, कॉमन सी बात है। एनिमेलिया का जो सेल टाइप होगा वो यूकैरियोटिक होगा, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो तो एब्सेंट होगा, एरिस्टोटल जी ने बताया था नहीं ये बात। हाँ, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, और जिसका जो बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है वो टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, और सिस्टम भी होगा, ओके। और देखा जाए तो एनिमल जो होता है वो खाना के लिए दूसरा डिपेंड रहता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, और होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। होलोजोइक मतलब अपना खाना जो होता है सॉलिड फॉर्म में खाएगा, सेप्रोफाइटिक मतलब अपने खाने के लिए सड़े गले पे डिपेंड रह सकता है, ठीक है। इंसान में सारी खूबी है, ठीक है। देख लो इंसान गोड़ भी खा सकता है भाई मेरे, देख लो, या तो कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा बात आता है इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले हम लोग खुद से देख लेते हैं वो कहता क्या है। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। एक आता है मोनेरियंस, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है आपका फंजाई, फिर आता है आपका प्लांटी, और फिर आता है आपका एनिमेलिया, ठीक है ना। इसमें कुछ कैरेक्टर यूज़ किया गया था, उस कैरेक्टर का नाम याद रखना। CCNBM, यही वो है जिस कैरेक्टर का यूज़ किया गया था इसमें, ठीक है ना। NCBM याद रखना, इसका नाम है इसका नाम है C²NBM। क्या नाम है इसका? इसी को शॉर्टकट में आप बोल सकते हो C²NBM। एक मिनट रुक जाओ, इसी का बोलते C²NBM। बस C से आपको सेल टाइप, सेल वॉल, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये उसका क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टर को यूज़ किया गया था, ठीक है ना। 5 किंगडम में जिसमें क्या आया था, मोनेरंस आया था, प्रोटिस्टा आया था, फंजाई आया था, प्लांटी आया था, और एनिमेलिया आया था, ठीक है ना। तो इस सारा का यूज़ करके आगे जाके 5 किंगडम का खोज हुआ, और 5 किंगडम का खोज करने वाले और कोई नहीं, हमारे विटेकर जी थे। कौन थे? विटेकर जी। पूरा नाम क्या था? तो RH विटेकर। क्या नाम था उनका? RH विटेकर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पूरा नाम था उनका RH विटेकर, ठीक है।
तो आर्टिस्ट साइंटिस्ट का नाम था, और इन्होंने ही जाके आगे जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इसमें सारे यूज़ किए गए CS²NBM, मतलब कि सेल वॉल, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका यूज़ करके आगे जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। और इसमें ये काफ़ी, इसे मतलब मोस्ट एडवांस किंगडम कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। हालांकि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है जिसकी कोपलैंड ने दिया था, और उसको डोमेन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो क्लास हम लोग देख लेते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, हम लोग एक लाइन समझते हैं। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। देखो ये बात है RS विटेकर जो है ना 1969 का बात है, बोल क्या रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि RS विटेकर 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him and named Monera, Protista, Plantae and Animalia. The main criteria for the classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Table 2.1 gives a comparative rate account of the different कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। मतलब बोला गया है कि ऊपर जो दे रखा है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि RS विटेकर द्वारा 1969 में दिया गया। इसमें 5 किंगडम इंक्लूड है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। इसे कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं जैसे कि उसका स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, ये सब चीज़ में दे रखा है, ठीक है। अब इसी में आगे जाके और भी चीज़ बताया गया है। आगे बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ से, 3 domain system has also been proposed that divided the kingdom Monera into 2 domains, remaining eukaryotics and eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby the 6th kingdom, ठीक है। and you learnt in the system higher classes, इसे हम लोग higher classes में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि 6 kingdom क्लासिफिकेशन को डोमेन सिस्टम कहा गया। देखो 6 kingdom क्लास होता क्या है, बाद में क्या हुआ ना, इसे हम लोग 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, 3 डोमेन सिस्टम। इसमें क्या हुआ, एक आता है यू बैक्टीरिया, एक आता है बैक्टीरिया, एक आता है हमारा प्रो बैक्टीरिया, ठीक है ना, याद रखना देखो। इसे हम लोग क्लासिफिकेशन 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। सॉरी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया था, 3 डोमेन सिस्टम जिसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में रखें, ठीक है ना। इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 3 डोमेन सिस्टम है, ठीक है ना। क्योंकि हमें हायर क्लास पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, तो हम लोग हायर क्लास में ही देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो अब इसी में क्या बोल रहा है, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and the consideration that the influence the classification system. Earlier system did not include the bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, gymnosperm, angiosperm under the plant. The character unified the whole kingdom was all organisms included had a cell wall in their cell. This placed together group which widely different in the other character. It brought together prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with the other group and with were eukaryotic, and it also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed in the under algae, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया और जो आपका ये स्पाइरोगाइरा है उसको एल्गी में डाल दिया गया, जो कि एक हद तक सही नहीं था, ठीक है। और एक हद तक वो सही नहीं माना गया। और आगे बोल रहा है द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंस बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक green plant and thought they showed and a character difference there in their cell wall composition. The fungi had chitin and
fungi has chitin and in their wall, with the green plant had cellulosic cell wall. When the such character were considered, the fungi were placed in the separate kingdom, the kingdom fungi. All the prokaryotic organisms grouped together under the kingdom Monera, unicellular eukaryote organism, and were placed in the kingdom Protista. And kingdom Protista has brought together Chlamydomonas. Cholera earlier placed in the algae with plant, and both having cell wall, with paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom with lack cell wall. And it has put organism which in earlier classification and कहाँ गया, हाँ, earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for the classification changed, and the kind of the changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary over a time, and an attempt have been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological, reproductive similarity, but is also phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship. In this chapter we will study the characteristic kingdom Monera, Protista, fungi, Whitaker of classification. The kingdom Plantae and Animalia commonly refers to as Plantae and the Animalia kingdom respectively, will dealt सेपरेटली इन चैप्टर 4 and 5, और बाकी जो बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग चैप्टर 3 and 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मोस्टली क्या बोल रहा है ना, इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इससे पहले जो क्लासिफिकेशन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे मिस्टेक्स थे। उसमें क्लामाइडोमोनास को जो था वो उसमें डाल दिया गया, आपको क्लामाइडोमोनास स्पाइडोग्रा था उसको एल्गी में डाल दिया गया, ठीक है ना, जो कि एक हद तक सही नहीं था। हाइड्रोट्रॉपिक में क्या किया गया, फंजाई में डाला गया, और ऑटोट्रॉपिक में ही क्या किया गया कि फंजाई का, जबकि फंजाई का जो सेल वॉल है हम मानते हैं वो ठीक है, लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है, और प्लांट का सेल वॉल होता है सेलुलोजिक। इसका मतलब ये गलत हुआ ना, हुआ कि नहीं है गलत, कंप्लीट ये गलत हुआ। तो एक हद तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइन एक हद तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हम इस लाइन का फोटो ले लेते हैं, आप भी ले लें, बहुत हद तक काम का है ये लाइन। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि अलग अलग कैरेक्टर को देख के अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, जिस कारण से ये किंगडम फॉल्स आया, और बाद में फंजाई के लिए जो ग्रुप आया उसे लोग फंजाई किंगडम बोलते हैं, और जो मोनेरा के लिए है उसे मोनेरा किंगडम बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है कि नहीं है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। तो मोनेरा क्या है, एक बैक्टीरिया का सोल मेम्बर है। व्हाट इज मोनेरा, मोनेरा जो है वो मेंबर है, किसका, मोनेरा जो है वो सोल मेंबर है। क्या है वो, सोल मेंबर ऑफ किसका है, बैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया का सोल मेंबर है, कौन है, तो मोनेरियंस। मोनेरियंस यानी वो बैक्टीरिया ही का ग्रुप है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से अच्छे से रीड करते हैं। इसमें कहना क्या चाहिए, देखते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट एम्ब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड the bacteria almost everywhere. Hundreds of bacteria present in a handful of soil, and they also in extreme habitat, ठीक है, they also
in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean where very few other life forms can survive, मतलब cannot survive, ठीक है ना, can survive and many of them or live in or other live as parasite. Bacteria are grouped under the category based in their shapes, spherical, cocci, coccus या cocci बोलो उसी को, rod like bacillus, bacilli and the comma shaped vibrium that is vibrio and the spiralium shaped, spiralium shape को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिला, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया दे भी रखे हैं, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, जैसे आपको ये हो गया बैसिलस, स्पोर्स, फ्लैजिला, विब्रियम, इसमें क्या कह रहा है ना, ध्यान से समझोगे तो ये बैसिलस से, बैसिलस से वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। स्पाइरलियम जो होते हैं, उसके स्पाइरलियम जो शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसके दोनों साइड से वो निकले होते हैं फ्लैजेला, और विब्रियम से जो होते हैं वो कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। अब मोनेरा क्या है, मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया का सोल मेंबर है, मतलब मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। और देखा जाए तो बैक्टीरिया मोनेरा जो है वो ऑलमोस्ट सब जगह पाया जाता है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, वैसा जगह जहाँ लाइफ पॉसिबल ना हो वहाँ भी मोनेरा पाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। जैसे स्नो हो गया, डेजर्ट हो गया, जितने भी हॉट प्लेस है वो सब जगह मोनेरियंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मोनेरा कहीं ना पाया जाए, एक ही जीव है जो हर जगह पाया जाता है, वो है मोनेरा। अगर जहाँ मोनेरा नहीं है वहाँ पे और जीव भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है though the bacterial structure is simple but they are complex in behavior and compared to many organisms, bacteria as a group show the most expensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, and that is they synthesize their own food and from the inorganic substrate, and they may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophics, and the vast majority of bacteria are heterotrophs, that is they depend on the other organism or on the dead organic matter for food, ओके। तो बात ऐसा है कि जितने भी जो मोनेरियंस है वो हर जगह पाए जाते हैं, और देखा जाए तो मोनेरियन जो होता है दिखने में सिंपल होते हैं बट इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का होता है। इसके ये तो कंपेरेटिवली देखा जाए दूसरे जीव के अकॉर्डिंग, तो इसका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो काफ़ी हद तक मोस्ट एक्सटेंसिव है, मतलब एक ही चीज़ में वो सारे काम को करता है, एक सेल का तो होता है उसी के अंदर वो सारे काम को निपटाता है, ठीक है। कौन, तो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है, इनऑर्गेनिक मतलब खाना लेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाकर उससे एनर्जी पाता है, ठीक है ना। और नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ कीमोसिंथेटिक प्रोटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब कि केमिकल द्वारा अपने खाना को प्रिपेयर किया बाद उसे खाते हैं, ठीक है, याद ध्यान रखना। अब बात आता है मोनेरा। मोनेरा में ही जो होता है आगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में जाना था, ठीक है ना, क्या जाना था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। देखो ध्यान से नोट कर दो, ये हमारा मोनेरा के बारे में है, ठीक है ना, क्या है, मोनेरा के बारे में, जिसमें पहला बात है हमारा आर्की बैक्टीरिया और हमारा नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। इस दो पार्ट को हम लोग अच्छे से अब डिस्क्राइब करते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या है, देखो पहली बात ये मोनेरा का ग्रुप है तो आर्की बैक्टीरिया क्या होगा, खतरनाक ही होगा ना। पहली बात आर्की बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया तुमको पता ही है ना। हाँ, अब इसी में देखो कुछ अलग पार्ट भी है, इसमें कुछ हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, इसको भी हाईलाइट कर दो, इसको भी हाईलाइट कर दो, इसको भी हाईलाइट कर दो, ठीक है। हाँ, इसको भी हाईलाइट कर दो, ओके, इसको भी हाईलाइट कर दो, इसको भी हाईलाइट कर दो। हाँ, अब ना रेडी, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान समझना आर्की बैक्टीरिया क्या है। तो पहले तो मोनेरा फैमिली तो होगा तो खतरनाक ही ना। तो मोनेरा फैमिली क्या है, देखो
कह रहा है द बैक्टीरिया आर द सील्स दे लिव इन द मोस्ट हॉट हैबिटेट एंड सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरिया दैट इज हेलोफाइल्स एंड हॉट स्प्रिंग। देखो होता क्या है ना, बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत सारे ऐसे हॉट एरिया में हैट्स हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन, जैसे कि साल्टी एरिया, एक्सट्रीम साल्टी एरिया। वैसे जीव जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उसे लोग हेलोफिल्स कहते हैं, और जो जीव बहुत गर्म जगह हॉट स्प्रिंग इलाके में पाए जाते हैं उसे हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि मार्ची एरिया में या फिर मीथेन के थ्रू गट्स में रहते हैं, जैसे हम लोग मिथेनोजेंस कहते हैं। ये क्या होता है ना, आर्कीबैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया इन हैविंग देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। मिथेनोजेन आर प्रेजेंट इन द गट्स एंड सेवरल द ruminant and such as cow monarians, and they are responsible for the production and the methane biogas and during these animals. okay, तो बात ऐसा है कि जो मोनेडन से जो है, मोनेडन्स में यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया बहुत अलग है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जगह पाया जाता है। जैसे कि अगर साल्टी एरिया में पाया जाएगा तो हेलोफिल्स, और मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस में पाया जाएगा तो हम थर्मो एसिडोफाइल कहेंगे, और किसी गट्स में या फिर एज अ मीथेन फॉर्म को देखा जाए तो उसे मिथेनोजन कहेंगे। ठीक है, हाँ। अब लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या होता है। देखो उनको पता ही मीथेन को लोग बायोगैस ही बोलते हैं, है कि नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है, देखो ध्यान समझना क्या कहता चाहता है आपको ये। इसको पहले हम लोग रोक लेते हैं। ओके, अब ये क्या बकचोदी था। हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, हमें खबर मिली आप। ओके, तो हम इसको हटा लेते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। ये बड़ा गधे बकचोदी था। आप लोग जानते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया उन्होंने जान लिया, यू बैक्टीरिया क्या था। देखो यू बैक्टीरिया तो पता साइज में बड़ा होगा उससे, है कि नहीं है। ये ट्रू बैक्टीरिया भी होगा, हाँ। तो आर्की बैक्टीरिया के प्रत्येक के बारे में अब क्या कहना चाह रहा है ध्यान समझना। ओके, एक हद तक देखोगे आप तो आपके बहुत काम भी आएगा। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है देयर आर थाउजेंड ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब हमारे धरती पर हजारों संख्या में यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ देयर रिजिड वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजेलम, and the cyanobacteria refers the blue-green algae and have chlorophyll A, and similarly to the green plant and are photosynthetic autotroph. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater, and the marine and terrestrial, and the colonies are generally surrounded by the gelatinous seed, and they often forms blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen. Is specialized cell is called heterocyst. Nostoc and Anabaena chemosynthetic example हो गया Nostoc, Anabaena, and the chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize inorganic substance such as nitrates, nitrite, and ammonia and use and release the energy for the ATP production, and they play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature, and the majority are the important decomposer. Many of them have a significant impact on humans affair, and they are helpful in the making curd from the milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in legumes, ठीक है, in legumin root. Okay, and some are pathogens. Some are pathogens causing damage of human beings, crops, farms, animals, and pets. Cholera, typhoid, and tetanus, rancor, cancer are well-known diseases caused by different bacteria. Bacteria reproduce mainly by the fission. Sometimes under favorable condition they produce spores, and they also produce by the sort of sexual reproduction by the adopting a primitive
type of DNA, okay, and transfer of one bacterium to the other. The mycoplasma are the organisms that completely lack cell wall, and they are smallest living cell known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in plant and animal. Okay, तो क्या कहाँ है तो समझते हैं लाइन से। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है यू बैक्टीरिया जो होता है एक प्रकार का ट्रू बैक्टीरिया है। इसका जो सेल वॉल होता है वो मतलब उस बैक्टीरिया से काफ़ी हद तक अलग होता है बैक्टीरिया से। यह इसलिए जाना जाता है, यू बैक्टीरिया इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होता है एक हद तक काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है ना। अगर इसका जो सेल वॉल का जो बाहरी जो फ्लैजेला है अगर मोटाइल होगा उसे फ्लैजेलम कहेंगे। और नॉर्मली देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया जो है इसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और जो ये जो आपका जीव है वो मैराइन भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। और क्या होता है ना यू बैक्टीरिया में जो कुछ एग्जांपल है एनाबीना नॉस्टॉक, आप देख रहे होंगे ये नॉस्टॉक है, ठीक है ना। ये नॉस्टॉक में क्या है एक सेल पाया जाता है हेस्ट्रोसिस्ट जो कि प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस समझना होता क्या है कि इसमें नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन और अमोनिया इस सब का यूज़ करके उसको एनर्जी उससे लेकर एक एटीपी बनाया जाता है, ठीक है ना, जो कि ग्रेट रिसाइकलिंग फॉर द अमाइनो मतलब कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड द आयरन सल्फर है। मतलब कि इस कारण से ही मिट्टी में बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं। ओके, लेकिन कहा जाता है हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो एक हद तक यू बैक्टीरिया से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो यू मतलब कि जो आपको ऑटोट्रॉपिक से ज़्यादा होते हैं। कारण ये होता है ये खाना के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं और तो और ये नॉर्मली नाइट्रोजन फिक्सेशन और मिल्क को दूध से दही बनाने का भी काम करता है, ठीक है ना। इसमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस रूट में, मतलब कुछ जीव जो होते हैं जैसे आपका बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया। प्लांट जो होता है खुद से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, इसलिए बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में चला जाता है। इस कारण से मिट्टी में वो नाइट्रोजन मिल जाता है, फिर प्लांट जो होता है अपना जड़ से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, ठीक है ना। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक बीमारी फैलाते हैं इंसान में, जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड वेल नोन डिजीज caused by the different bacteria and the bacteria जो होते हैं नॉर्मली कुछ फ्यूजन के द्वारा वो डिवाइड होते हैं और बैक्टीरिया ऐसे ऐसे जगह भी पाए जाते हैं जहाँ कंडीशन काफ़ी अनफेवरेबल हो और वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्पोर्स को प्रोड्यूस करके अपना रिप्रोडक्शन कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। और उसका डीएनए एक हद तक काफ़ी प्रिमिटिव होता है। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन वो प्लांट और एनिमल के लिए काफ़ी हद तक जानले मतलब कि खतरनाक साबित होता है और ये बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है। कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, वो उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सबसे छोटा सेल है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह सकता है और ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है, मतलब हानिकारक होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो हमारा अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। तो पहली बात ये है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें उनके अंदर ज़्यादा फीचर दिखेगा, ठीक है ना। काफ़ी साइज भी बढ़ेगा। अब क्या कहना चाह रहा समझो यहाँ पर प्रोटिस्टा क्या है। इसमें कह रहा है ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, मतलब जितने भी सिंगल सेल जो होते हैं ना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसे डाला गया है आपके प्रोटिस्टा में। इसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक को देखते हुए अलग अलग ग्रुप को कैटेगराइज भी किया गया था, पर देख लेते क्या कह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड under protista, but boundaries of the kingdom were not well defined. What may be photosynthetic proteins and to the biologist may be plants to the other. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold, and protozoans under protista. Members of protista are primitively aquatic. This kingdom forms a link with the
other dealing with plant animals and the fungi. Being eukaryotic and the protistian cell body contain a well defined nucleus and the membrane bound organelles. Some have flagella or cilia. Protista produce asexually and sexually by a process involving cell fusion and the zygote formation. ठीक है, अब बोला क्या, देखो इसमें ये कहा कि जो जितने भी जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, बट इसमें बहुत सारी बातों को गलत साबित किया है कि इसके बहुत सारे बाउंड्री लग गए क्योंकि ये सही से वेल डिफाइन नहीं हो पाया। हुआ क्या, ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाया। ये बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या नहीं बता पाया था, याद रखना है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। ये इसका मेन बाउंड्री है। ओके, इस लाइन को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया डन। अब इसी में हमारा आगे आता है और इसमें कहा गया है, इसमें जो इस चैप्टर में जो प्रोटिस्टा है उस प्रोटिस्टा के अंदर 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोअन्स। देखो होता क्या है, मैं अब लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, आपको जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर आपका आ जाएगा ये क्राइसोफाइट्स पहला, दूसरा डाइनो फ्लैजिलेट आ जाएगा, थर्ड आपको आ जाएगा यूग्लिनॉइड, उसके बाद आपका आ जाएगा स्लाइम मोड, फिर लास्ट आ जाएगा प्रोटोजोअन्स, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे पार्ट है आपके प्रोटिस्टा के, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में 5 पार्ट आते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड एंड द प्रोटोजोअन्स। अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे आगे जाके। ओके, अब हम लोग एक एक स्टार्ट करते रीडिंग करना। इसमें क्या कह रहा है समझो ध्यान से। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, ओके, इससे आपको पढ़ने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है ध्यान समझना। इसमें कहना चाह रहा है क्राइसोफाइट्स क्या है। देखो क्राइसोफाइट्स पहली बात तो हम जानते हैं प्रोटिस्टा का पार्ट्स है, तो प्रोटिस्टा फर्स्ट पार्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा ही। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्राइसोफाइट्स क्या है। दिस ग्रुप किंगडम, देखो क्राइसोफाइट्स में ये क्या होता है, ये आगे जाके 2 पार्ट में बटा है, उसमें हम लोग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। क्राइसोफाइट्स आगे जाके 2 ग्रुप बटा है, वो 2 ग्रुप आपका है डायटम्स एंड डेस्मिड। क्या है, डायटम्स एंड डेस्मिड। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक लाइन से हम लोग देखते हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहा है कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, और एक बात और आपको ध्यान रखेंगे, डायटम्स जो होता है समुद्र के उल्टा फ्लोट करता है। चलो छोड़ आगे देखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड द डायटम्स एंड द गोल्डन और एल्गी दैट इज डेस्मिड. They are found in the fresh water as well as marine environment. They are microscopic and they float passively in water current plankton. ठीक है ना, water current plankton. Most of them are photosynthetic, and in diatoms the cell wall forms 2 thin overlapping cells which fit together as in soap box. The walls are embedded with the silica. Okay, the walls embedded by the silica, and thus the wall are indestructible. Thus the diatoms have left behind the large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over the billions of years is referred to as diatomaceous earth, and being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन. डायटम्स जो होता है वो चीप प्रोड्यूसर. अब बोल क्या देखो, क्राइसोफाइट जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, डायटम एंड डेस्मिड. डायटम्स जो होता है वो समुद्र के अंदर पैसिवली फ्लोट करता है. वही देखा जाए आपके तो एक एग्जांपल भी है, प्लैंकटन हो गया. और वहीं पे जो डेस्मिड है, डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं. समटाइम्स हमारा जो समुद्र होता है वो गोल्डन की तरह चमकता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ
डेस्मिड होता है। और कभी कभी समुद्र के जस्ट नीचे बहुत सारे डायटम्स जमा हो जाते हैं जिसको लोग डायएटोमिसियस अर्थ भी कहते हैं। ये सारे बात को नोट करते चलो, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होगा। और नॉर्मली डायएटम्स का हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिश के लिए, ऑयल फिल्टर के लिए और सिरप के लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत रहा? आई होप नहीं रहा। क्राइसोफाइट्स क्या है? क्राइसोफाइट जो है वो दो पार्ट के होते हैं, दो पार्ट पढ़ना है, डायटम्स और डेस्मिड। डायटम्स जो होता है वो पैसिवली फ्लोट करेगा और डेस्मिड जो है वो गोल्डन एल्गी है। और उसी एग्जांपल आपको हो गया प्लैंकटन हो गया। और कभी कभी क्या होता है, ये आपस में ओवरलैप करके समुद्र के बाहर एक लेयर बना लेते हैं समुद्र के अंदर, जिसको हम लोग डायएटोमेटिस अर्थ बोलते हैं। और ये नॉर्मली इसका हम लोग पॉलिश में यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, सिरप में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो डायटम से होता है उसका बाहर जो लेयर होता है वो सोप लाइक होता है, जो कि सिलिका से बना होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से देखो इस दानव को, दिख रहा है ये दानव। अब हमारा नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट को देखते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है दानव, इसको ध्यान देना, ये बड़ा खतरनाक है, एग्जाम में आ सकता है, बड़ा खतरनाक है ना। अब देखो डायनोफ्लैजिलेट क्या कहता है, ध्यान समझना, ओके। आपका डायनोफ्लैजिलेट जो होता है, पहली बात तो ये प्रोटिस्टा का पार्ट है, मतलब सॉरी, हाँ याद रहेगा ना, हाँ प्रोटिस्टा में, ओके। क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया। अब डायनोफ्लैजिलेट तो पहले के लिए ऊपर आया, तो थोड़ा एडवांस हो गए ना, हाँ एडवांस ही है। तो जितने भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड एंड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट इन देयर सेल, एंड द सेल has stiff cellulosic plate on the outer surface. Most of the have two flagella, one is longitudinal and other is transversely, and in a furrow between the wall plates. Very often and red dinoflagellates, example Goniolax, and undergo such rapid multiplication that they makes sea appear red tides, and toxins released by the such a large number of may even kill and other marine animals such as fishes, ठीक है। अब देखा जाए तो डायनोफ्लैजिलेट क्या है, इसमें कह रहा है डायनोफ्लैजिलेट जो होता है वो समुद्र में पाए जाते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका रंग जो होता है लाल, पीला, हरा, नीला होता है। इसका रंग कैसा है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो डायनोफ्लैजिलेट किस कलर का है? लाल, पीला, हरा, नीला, उसके पिगमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें जिस टाइप का पिगमेंट होगा वो कलर का होगा। और देखा जाए इसमें मोस्टली दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें। एग्जांपल जो है गोनियोलेक्स, ठीक है, हाँ। और ये नॉर्मली कभी कभी ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं काफ़ी भारी मात्रा में, हाँ, जिसके कारण बहुत सारे मछली मारे जाते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यूग्लिनॉइड, तो यहाँ पे क्या पढ़ा, ध्यान से क्या पढ़ लो। क्राइसोफाइट्स में जो हमने पढ़ा कि डायटम्स दो टाइप होता है, डायटम्स, डेस्मिड, और ये नॉर्मली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये इसमें डायटम जो होता है वो पैसिवली फ्लोट करता है, एग्जांपल प्लैंकटन, और डेस्मिड जो होता है वो गोल्डन होता है, इस कारण से गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। और नॉर्मली क्राइसोफाइट जो होता है उसमें कभी कभी डायटम जो होता है धरती के अंदर बड़ा सा लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग डायटोमेटिस अर्थ करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज़ पॉलिशिंग भी करते हैं, फिल्टरिंग भी करते हैं, सिरप भी करते हैं। और डायनोफ्लैजिलेट जो होता है वो भी समुद्र में रहता है, और ये फोटोसिंथेटिक होता है, खाना के लिए सब डिपेंड रहता है, और इसका कलर लाल, पीला, हरा, नीला होता है, और उसके पिगमेंट के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर दो फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, एग्जांपल है गोनियोलेक्स, ठीक है ना। कभी कभी इसी कारण ये डायनोफ्लैजिलेट के कारण समुद्र का रंग लाल दिखता है, जिस कारण से रेड टाइड भी कॉज होता है। और ये कभी कभी टॉक्सिक रिलीज करता है, इस कारण से बहुत सारा ज़्यादा संख्या में मछली भी मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में मछली भी मारे जाते हैं। अब अगला हमारा यूग्लिनॉइड, ठीक है ना। यूग्लिनॉइड्स क्या है? हाँ, यूग्लिना क्या होता है? कॉर्डिनेटिव लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो इसलिए अब इसके बारे में ये करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगमेंट वाटर इनसाइड ऑफ अ सेल वॉल, एंड दे हैव प्रोटीन rich layer called pellicle which make their body flexible, and they have two flagella, a short and a long one, and they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight they behaves like heterotroph by the predating on other smaller organisms.
Interestingly, the pigment of euglenoid are identically to those pigment in higher plant. Example euglena, okay? अब बोला कैसे समझो, इसमें क्या है, जितने भी यूग्लेनॉइड होते हैं ना वो स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब खारे पानी में पाए जाते हैं। उसका जो एक लेयर होता है प्रोटीन का, उसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। जो इसका बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटे फ्लैजिला एक बड़े फ्लैजिला, ठीक है ना। और ये सनलाइट की तरफ डिप्रोड करता है और अपना खाना बनाता है, सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाता है। और ये हेट्रोटॉपिक भी है, मतलब समटाइम्स हेट्रोटॉपिक मतलब खाना के लिए डिपेंड कर सकता है और अपना खाना खुद भी बना सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल यूग्लिना हो गया, ठीक है ना। तो क्या कहा कि ये जो यूग्लिनॉइड है वो खारे पानी में पाया जाता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो पेलिकल से बना होता है, मतलब कि ठीक है ना, और फ्लेक्सिबल होता है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटे एक बड़े, ठीक है। और ये कभी कभी अपना खाना सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बना लेता है, और कभी कभी ये नॉर्मली खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रह लेता है, मतलब ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल आपका यूग्लिना देख लिए। और ये नॉर्मली हायर प्लांट में देखा जाता है, ओके। अब है हमारा स्लाइम मोड। स्लाइम मोड्स क्या होता है, ध्यान समझेंगे। स्लाइम मोड जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोसेस होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग twigs and leaves engulfing organic material under the suitable condition, and they form an aggregate cell called plasmodium which may grow and the spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and the forms floating body and bearing the spores at their tips. The spore possesses true wall and they are extremely resistant and survived for many years. And even the adverse condition, the spores are dispersed by air current. ठीक है। हाँ, तो क्या बोला है, स्लाइम मोड जो है आपको सेप्रोफाइटिक है, मतलब सड़े गले पे डिपेंड रहता है। पहले स्लाइम मोड जो है एनिमल में आना शुरू हो गया, और ये जो होता है सड़े गले पे डिपेंड रहता है और वही से अपना खाना पाता है। और देखा जाए तो कभी कभी ये खुद को एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम फॉर्म बनाता है, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। ये दिख रहा है आपको। हाँ, ये यूग्लिना क्या कर रहा है, खुद को प्लाज्मोडियम की तरह फोल्ड करके एक अनफेवरेबल कंडीशन में रहने लायक बना लेता है, जिस कारण से इसका जो स्पोर्स होता है वो एक हद तक ट्रू वॉल का काम करता है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ओके। अब नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है, प्रोटोजोन्स और प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉपिक एंड लिव एज predators or parasitic. They are believed to be primitive relative of animal. There are 4 major protozoans: amoeboids, euglenoids, organic, live in fresh water and sea water or moist soil and also move and capture it. ठीक है। तो एक बात याद रखना, आप लोग को एक बात बताता हूँ, आगे जाके आपको एक बात ध्यान रखना होगा। हमने ये पढ़ लिया एक लाइन से, ओके। तो एक लाइन से मैं कवर करता हूँ। एक लाइन से कहना क्या चाह रहा था मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले, ओके। क्या कहना चाह रहा था आपको, किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऐसे जीव जो है वो फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को देख के उसको अलग जीव में कैटेगराइज किया गया था, जो कि इसका मेन बाउंड्री था, ठीक है ना। मतलब इसमें इसको अलग अलग करने का मेन क्राइटेरिया क्या था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक को देख के इससे एक नया ग्रुप दिया, इसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा को आगे जाके ये 4 पार्ट में बांटा गया, सॉरी मतलब 5 पार्ट में। 4 पार्ट में क्लाइसोफाइट, डायनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड। क्लाइसोफाइट क्या है, वो आपको समुद्र में पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, सब पानी पाया जाता है। और नॉर्मली जो होता है ये अपना ये काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और नॉर्मली होता है क्लाइसोफाइट 2 टाइप के होते हैं, डेस्मिड, डायटम्स। डायटम जो होता है पैसिवली फ्लोट करता है, एग्जांपल प्लैंक्टन हो गया। और डेस्मिड जो होता है गोल्डन एल्गी होता है। और कभी कभी क्या हो, समुद्र में जो होता है डायटम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जमा होकर एक डायमेटिशियस अर्थ बनाते हैं, जिसके कारण जो अर्थ जो होता है वो काफ़ी हद तक शाइन करता है। और डायटम्स का यूज़ हम लोग पॉलिशिंग के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे काम, सिरप और ऑयल फिल्टरिंग का भी काम करते हैं, ठीक है ना। और डायटम जो है चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब डायनोफ्लैजिलेट क्या है, ये भी आपका मोस्टली मैराइन वाटर में पाया जाता है, साफ पानी पाया जाता है। ये खाना के लिए सब डिपेंड, मतलब एक फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इसका रंग जो है लाल, पीला, हरा, नीला होता है। और इसका सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी हद तक सेलुलोज का बना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक
एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। एग्जांपल गोनियोलेक्स हो गया। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, खुद को बहुत डिवाइड करके एक रेड टाइड कॉज करता है। मतलब समुद्र का रंग इसी कारण लाल दिखता है। कभी कभी आपने नोटिस किया समुद्र का रंग लाल होता है, जिस कारण ये है कि ये गोनियोलेक्स। ओके। अब यूग्लिनॉइड क्या है, ये प्लांट एनिमल के बीच कनेक्टिव लिंक है। नॉर्मली ये खारे पानी में पाया जाता है। इसका सेल वॉल जो होता है वो पेलिकल का बना होता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसमें 2 फ्लैजेला होता है, एक छोटे और एक बड़े, ठीक है। और ये अपना कभी अपना खाना खुद बनाने के लिए फूड स्टडी का यूज़ अपना खाना खुद बना लेते हैं, और कभी कभी खाना के लिए डिपेंड रहने के लिए हेटरोट्रॉपिक की तरह खाना किसी और से भी पाल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको हो गया यूग्लिना, और ये नॉर्मली हायर प्लांट में देखे गए हैं। फिर आपका स्लाइम मूड। स्लाइम मूड जो होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, बस सड़े गले खाना से अपना खाना पाते हैं। और ये जो होते हैं सड़े गले खाना पाते हैं, और कभी कभी खुद को एक ऐसा प्लाज्मोडियम की तरह बनाकर किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल मतलब वैसा कंडीशन जहाँ वो जिंदा न सके वहाँ भी खुद को वो जीने लायक बना लेता है। यही कारण है कि जो सेल वॉल है वो काफ़ी ट्रू होता है, और इसी कारण से हद से मतलब खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में खुद को जिंदा कर लेता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल ही एक एयर करंट की तरह स्पोर्ट्स की तरह पानी में मतलब स्पोर्ट्स की तरह काम करता है, ठीक है, एयर करंट का काम करता है। अब प्रोटोजोन्स क्या है, प्रोटोजोन्स मैंने बताया कि प्रोटोजोन्स में जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक से होता है, प्रेडेटर्स से, और प्रोटोजोन्स जो होता है उसमें सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो प्रोटोजोन्स होता क्या है, एक मिनट, ओके पढ़ जाओ। प्रोटिस्टा जो होता है आगे जाके बढ़ेगा आपका कुछ इस टाइप में। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एमोइबॉइड। पहला क्या है, एमोइबॉइड। सेकंड है हमारा फ्लैजिलेटेड, ओके। और थर्ड है हमारा सिलिएटेड, और लास्ट है हमारा स्पोरोजोन्स, ओके। तो ये टाइप को आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुड। स्पोरोजोन्स इसको नोट कर लेना, ओके। अब एक लाइन से देखते हैं हम लोग होता क्या है। अब इस प्रोटोजोन्स है, तो प्रोटोजोन्स के बारे में क्या कहना चाह रहा है इसको हम लोग देखते हैं, ओके। एक मिनट सर, ये ऑफ नहीं हुआ है, ओके। प्रोटोजोन जो होते हैं वो प्रोटोजोन सारा हेटरोट्रॉपिक एंड लिव इन प्रेडेटर्स और पैरासाइटिक। दे बिलीव्ड इन द प्रिमिटिव ऑफ एनिमल्स एंड देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड्स आपका हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, सिलिएटेड हो गया, स्पोरोजोन्स हो गया। अब देखा जाए जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो खाना के लिए पे डिपेंड रहते हैं, वो प्रेडेटर की तरह काम करते हैं और वो कभी बीमारी भी फैलाते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और ये काफ़ी हद तक प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि काफ़ी हद तक इसका जो बॉडी होता है वो काफ़ी हद तक पहले वाले से मैच करता है, ठीक है। अब देखा जाए अमीबा प्रोटोजोन क्या होता है, देखो वैसे प्रोटोजोन, दिस प्रोटोजोन्स लिव इन फ्रेश वाटर, सीज एंड मॉइस्ट वाटर एंड दे मूव, कैप्चर एंड दे प्रे pseudopodia falls feet in amoeba marine from silica and on their surface and some of them in amoeba are parasite। देखो होता क्या है, नॉर्मली आपका अमीबा जो होता है ना वो पहली बात की वाटर में पाया जाता है, अभी वाटर में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है और ये बहुत जगह, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सूडोपोडिया से अदर जीव को कैच करके अपना फूड को इंटेक करता है, ठीक है। और तो और देखा जाए इसके बारे सिलिका पाया जाता है, और एग्जांपल आपका एंट अमीबा जो होता है वो पैरासाइट्स है, ठीक है, हाँ, ओके। अब फ्लैजिला प्रोटोजोन क्या है, तो द मेंबर ऑफ ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, they have flagella and the parasitic form causes such as sleeping sickness, example trypanosoma। मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ऐसा प्रोटोजोन्स है जो कि फ्री लिविंग पाए जाते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, बीमारी फैलाते हैं, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है जिस कारण से ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, एग्जाम्पल आपका ट्रिपैनोसोमा हो गया। फिर आपका है अगला सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, these are aquatic and actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। They have a cavity gullet that open to the outside of the cell surface। The coordinate of rows of cilia causes the water laden with the food to be steered into the gullet, example paramecium, okay।
मतलब कि सिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो नॉर्मली एक्वेटिक होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, जिस कारण से इसका जो और इसमें जो होते हैं गलेट पाए जाते हैं, जिससे वो अपना आउटसाइड सरफेस से मतलब कि ठीक है ना, इसका ओपनिंग सरफेस है उसे हम लोग गलेट कहते हैं। ओके, एंड ये अपना जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है वो नॉर्मली वाटर से या फिर स्टीयर इनटू गलेट द्वारा करता है। एग्जांपल आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। स्पोरोजोन्स क्या है? दिस इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव infectious spore like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malaria parasites, which causes malaria and a disease which has stationary effect on a human population. तो स्पोरोजोन्स जो होता है ये एक इन्फेक्शियस स्पॉन्ज है जो कि अपना लाइफ साइकिल स्टेजेस शो करता है। मतलब ये अपने लाइफ साइकिल स्टेज के दौरान बहुत सारे बीमारी को कॉज करता है स्पोर्स रिलीज करने के दौरान। और तो और ये प्लाज्मोडियम की तरह पैरासाइट भी मतलब कि प्लाज्मोडियम की तरह मलेरिया को भी कॉज करता है। और तो और स्टैग्नेंट मतलब कि बहुत सारा ह्यूमंस में बहुत सारी बीमारी कॉज करता है, ठीक है। इसका नाम स्टैग्नेंट इफेक्ट है। ओके, हाँ। तो प्रोटोजोन्स में क्या है? एमीबॉइड्स, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। एमीबा में एग्जांपल होगी आपको एंट अमीबा हिस्टोरी का बीमारी फैलाता है। फ्लैजेलेटेड में हो गया ट्रिपैनोसोमा जो बीमारी फैलाता है। सिलिएटेड में आपको हो गया पैरामीशियम और स्पोरोजोन्स में हो गया आपको क्या नाम हो गया आपका इसका? प्लाज्मोडियम। ओके, इस चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। ओके, तो आगे स्टार्ट किया जाए। अगला है किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई क्या है ध्यान समझते हैं हम लोग। ओके, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक टेक्निक of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on the moist bread and rotten fruit. The common mushroom you eat, toadstool, also are fungi, and white spots seen on the mustard are due to the parasitic fungus. And some unicellular fungi yeast are to use to the make bread, and the other fungi causes disease in the plant and animal. Weight rusting Puccinia is an example, is an important example. Some are the source of antibiotic penicillium, and fungi are the cosmopolitan and occur in the air, water, and soil, and on the animals and plant. They refers to grow in warm and the humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator?